हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे डाइजेशन की फिजियोलॉजी की। अब बात करेंगे किसकी? वक्कल कैविटी में डाइजेशन के बारे में हम पढ़ चुके थे, ठीक है ना। और वक्कल कैविटी में हमने पढ़ा था कि वहाँ बहुत ज़्यादा डाइजेशन नहीं हो पाता, केवल पकी हुई स्टार्च का 30% डाइजेशन हो पाता है, ठीक है। दूसरी बात, अब उसके बाद भोजन को कहाँ से हमने बात की साहब? वक्कल कैविटी। और वक्कल कैविटी से भोजन को कहाँ? ईसोफेगस के माध्यम से किस में लाया जाता है? स्टोमक में लाया जाता है। इसका नाम अगला जो पाचन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन इन स्टोमक। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है आरवीएससी बोर्ड में, ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो, बात करते हैं हम कि ईसोफेगस के बारे में। स्ट्रक्चर के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका था कि ईसोफेगस में विशेष पेरास्टाल्टिक या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। और उन मूवमेंट्स के थ्रू भोजन को वक्कल कैविटी से कहाँ पहुंचा दिया जाता है? स्टोमक में पहुंचाया जाता है। याद रखना, स्टोमक में यानी ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का ना तो कोई डाइजेशन होता है और ना ही किसी प्रकार का एब्जॉर्प्शन होता है। समझ गई बात? समझे ना? अच्छा, इसका मतलब ईसोफेगस केवल एक पैसेज, एक पथ का कार्य करता है जो भोजन को कहाँ पहुंचाएगा? स्टोमक में। सुनिए साहब, हमारा भोजन अब कहां पहुंचा? स्टोमक में पहुंचा। और भोजन जैसे ही स्टोमक में पहुंचता है तो हमने बेटा ध्यान देखो, एक चीज याद रखना कि हमारे स्टोमक और स्टोमक की कौन सी? म्यूकोसा लेयर। और इस म्यूकोसा लेयर में अनेक क्या पाई जाती हैं? ग्लैंडुलर सेल्स उपस्थित होती हैं, ठीक है। और उन ग्लैंडुलर सेल्स के द्वारा कुछ ना कुछ सीक्रेशन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टोमक की वॉल की सबसे इंटरनल लेयर म्यूकोसा, और इसके अंदर क्या होती हैं? जी सेल्स। क्या होती हैं साहब? जी सेल्स पाई जाती हैं। और इन जी सेल्स के द्वारा किसका स्राव होता है? गैस्ट्रिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। आई बात समझ में कि इन जी सेल्स के द्वारा क्या? गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? हमारे स्टोमक की अदर जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं या ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं, उन ग्रंथिल कोशिकाओं को क्या? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन के लिए उद्दीपित करता है, स्टिमुलेट करता है। समझ गए ना? इसका मतलब यानी इस गैस्ट्रिन हार्मोन के द्वारा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन के लिए विशेष उद्दीपन पैदा होते हैं। बात आई समझ में? अब सुनिए, बात करते हैं हम वापस इन ग्लैंडुलर सेल्स की। आगे हम बात करेंगे कि सब अपने म्यूकोसा लेयर में ही एक विशेष सेल और पाई जाती हैं। कौन सी? जिनको हम ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं, और या हम इनको पता है क्या बोलते हैं? पैराइटल सेल भी कह देते हैं, या वित्तीय कोशिकाएं भी बोलते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स का क्या इंपॉर्टेंस रोल होता है? सुनो, गैस्ट्रिन स्रावित हुआ, अदर ग्लैंडुलर सेल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं साहब? सीक्रेशन के लिए स्टिमुलेट हो जाती हैं, उद्दीपित हो जाती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा क्या स्रावित किया जाता है? HCl स्रावित किया जाता है, ठीक है ना। क्या स्रावित किया गया इसके द्वारा? HCl स्रावित किया गया। समझ गए ना? अब सुनो साहब, और इसी प्रकार से हमारे पास दूसरी एक सेल्स होती हैं, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल्स के अलावा अपने पास दूसरी सेल होती हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं? पेप्टिक सेल कह देते हैं, या इनको हम क्या बोल देते हैं? चीफ सेल्स कह देते हैं,
ठीक है ना, यानी पेप्टिक सेल्स, चीफ सेल्स, या इनको हम क्या बोल देते हैं, जाइमोजन सेल्स भी कह देते हैं। ठीक है ना, तो पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल्स, इनके द्वारा क्या स्रावित होता है, देखो एक चीज ध्यान रखना, इनके द्वारा विशेष पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। क्या स्रावित होते हैं, विशेष पाचक एंजाइम, जिनमें क्या हो गया, नंबर 1 पेप्सनोजन, नंबर 2 प्रोरेनिन, और नंबर 3 गैस्ट्रिक लाइपेज। ओके, अब सुनिए सब, पेप्सनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, और ये तीनों ही कौन सी अवस्था में होते हैं साहब, इनएक्टिव, सॉरी पहले अपन ये बात कर लेते हैं, इसको एक बार छोड़ दो, यानी अपना जो तीसरा है गैस्ट्रिक लाइपेज, ये जो हैं इन दोनों को, ये कौन सी अवस्था में साहब, इनएप्टिक स्टेज में है। ठीक है, निष्क्रिय अवस्था में है, कौन से, पेप्सनोजन और प्रोरेनिन। अब इन पेप्सनोजन और प्रोरेनिन को किसके द्वारा, HCl द्वारा किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, सक्रिय अवस्था में। और सक्रिय अवस्था पेप्सनोजन है, वो अपनी कौन सी, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोरेनिन है, ये कौन सी अवस्था है, रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब सुनो, यानी ये कौन सी अवस्था हो गई, इनकी एक्टिव अवस्था हो गई। याद रखना, नीट में एक क्वेश्चन आया है कि यदि आमाशय की म्यूकोसा से ऑक्जेंटिल सेल्स को नष्ट कर दिया जाए तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी, तो क्या प्रभावित होगा। अब नॉर्मल सी बात है सब, HCl बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल तो यही होता है कि अगर ये पेप्सनोजन से क्रिया नहीं करेगा तो पेप्सनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी सक्रिय नहीं होगा, और जब ये सक्रिय नहीं होगा तो आमाशय में जो प्रोटीन का पाचन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। आंसर क्लियर सी बात है साहब कि आमाशय में, अब वो तुम्हारे ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ये भी हो सकता है कि साहब पेप्सनोजन सक्रिय अवस्था में नहीं परिवर्तित होगा, क्वेश्चन ये भी हो सकता है प्रोटीन का पाचन नहीं होगा आमाशय में, वो आप देख सकते हो। ठीक है, आगे सुनो, हमने बात की कि पेप्सनोजन और प्रोरेनिन, एक चीज याद रखना, ये दोनों क्या होते हैं साहब, प्रोटियोलाइटिक होते हैं। दोनों कैसे एंजाइम है, ये प्रोटियोलाइटिक। अब एक चीज याद रखना, HCl है, पेप्सनोजन है, प्रोरेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, और याद रखना एक सेल्स होती हैं जिनको अपन क्या बोल देते हैं, म्यूकस नेक सेल्स। क्या बोल देते हैं, म्यूकस नेक सेल्स, जिनके द्वारा क्या स्रावित होती है, म्यूकस स्रावित होती है। ठीक है, और ये म्यूकस की क्या मोटी परत बनाती हैं। आई बात समझ में। अब म्यूकस की मोटी परत बनाई जाती है, क्यों, रीजन, HCl तुम्हें पता है कितना घातक अम्ल होता है। ठीक है ना, तो ये अम्ल आमाशय की भित्ति को भी तो नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता क्या, बिल्कुल पहुंचा सकता है। तो हम बात करें साहब कि ये जब आमाशय की भित्ति को नुकसान पहुंचा सकता है तो आमाशय को बचाया कैसे जाए। तो आ जाओ यहाँ पर, क्या म्यूकस नेक सेल्स होती हैं या कुछ गॉबलेट सेल्स होती हैं, गॉबलेट सेल्स, जिनके द्वारा क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में म्यूकस स्रावित की जाती है, श्लेष्मा स्रावित की जाती है, और श्लेष्मा की एक मोटी लेयर बन जाती है, और यही श्लेष्मा की मोटी लेयर आमाशय की भित्ति को HCl के दुष्प्रभाव से बचाए रखती है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात देखो, HCl की उपस्थिति की वजह से, अब तुम्हें पता है
गैस्ट्रिक जूस, अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पदार्थ हैं? गैस्ट्रिक जूस में HCl है, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन है, गैस्ट्रिक जूस में प्रोरेनिन है, गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक लाइपेज है और गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस है। ये सारे पदार्थ मिलकर किसका निर्माण किया? गैस्ट्रिक जूस का। ठीक है, ओके, याद रखना। गैस्ट्रिक जूस की pH है तो देखो कुछ बुक्स में 1.5 से 2.5 या 3 भी मिल सकता है। एनसीईआरटी की बात करें तो देखो 11th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 16 में क्या दे रखा है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में 1.8 दे रखी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब सुनिए साहब, ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन हमने कहा गैस्ट्रिन हार्मोन, इसके अलावा हमारे नर्व्स, कुछ हार्मोन और कुछ पेय पदार्थ भी होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस की सीक्रेशन को उद्दीपित करते हैं। ठीक है ना। अब उनमें जैसे कैफीन है गैस्ट्रिक जूस की, और भी कुछ अनेक केमिकल सब्सटेंसेज हैं जिनकी वजह से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन क्या होती है साहब? स्टार्ट होती है। अब देखो वापस, यानी ये हमारा गैस्ट्रिक जूस हो गया टोटल मिला के, है ना। हम पढ़ चुके हैं साहब HCl। अब देखो HCl का एक काम तो हमने क्या पढ़ा? पेप्सिन और प्रेनिन, यानी इन दोनों एंजाइम्स को किस में कन्वर्ट करता है? सक्रिय अवस्था में। और ये क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा पेप्सिन है, ये किस टाइप का होता है? देखो एक चीज याद रखना, पेप्सिन किस टाइप का होता है? ये होता है एंडोपेप्टाइडेज। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है साहब पेप्सिन किस प्रकार का या प्रोटीन अपघटन के आधार पर किस प्रकार का है? तो एंडोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज मतलब प्रोटीन के मध्य से ये लिंक्स को या उनके बंधों को तोड़कर क्या करता है? प्रोटीन को उसके सिंपल फॉर्म में आगे कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे अब HCl के काम, तो देखो सुनिए, HCl के अदर फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन हो ही गया, प्लस ये फूड को क्या बनाता है? एसिडिक, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। pH बहुत कम हो जाती है, एकदम डाउन हो जाती है, और इस एसिडिक माध्यम की वजह से ये भोजन को किससे? बैक्टीरिया से बचाए रखना। इसका मतलब भाई एसिडिक फॉर्म है, बहुत ज़्यादा एसिडिक, तो ऐसी स्थिति में अम्लीय माध्यम की वजह से बैक्टीरिया पनप नहीं पाते, होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? कुछ डैमेज हो जाते हैं। ठीक है ना। आगे की बात करते हैं हम। इसके अलावा तुम्हें पता है स्टोमक में भोजन कितना? लगभग 4 से 5 घंटे, या अपन कुछ बुक्स में 3 से 4 घंटे होता है, प्रॉपर अपन मान सकते हैं 4 आवर्स के समथिंग क्या होता है? रखा होता है। अब इतने टाइम तक भोजन आमाशय में है तो उसका सड़ने का डर होता है, तो ये क्या होता है साहब? भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, अगली बात देखो, इसका एक काम और क्या है? भोजन में उपस्थित ठोस अवयव, यानी भोजन में उपस्थित ठोस अवयव को क्या? गलाना। ये काम भी किसके द्वारा किया जाता है? HCl। तो कई बार प्रश्न आ जाता है साहब कि आमाश या गैस्ट्रिक जूस में स्रावित होने वाले HCl के मुख्य महत्व बताइए, मुख्य कार्य बताइए। तो ये सारे कार्य हैं: ठोस अवयव गलाना, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना, बैक्टीरिया से बचाए रखना, भोजन को सड़ने से बचाना, और गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित मुख्य प्रोटीन पाचक एंजाइम्स को किस में कन्वर्ट करना? उनकी सक्रिय अवस्था में कन्वर्ट करना। आगे देखो, याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, अपन यहाँ पर नोट डाल के लिख सकते हैं। नोट रखना है क्या? मैंने 2 प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बताए, एक पेप्सिन एक रेनिन। पेप्सिन जो एंजाइम है ये कौन सी अवस्था में स्रावित होता है? एडल्ट स्टेज। कौन सी अवस्था में? यानी वयस्क अवस्था में हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें रेनिन एब्सेंट होगा, केवल पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन क्या होता है साहब? इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। रेनिन किस में पाया जाता है? हमारे चिल्डहुड, या हम कह सकते हैं जब बच्चा दूध पी रहा होता है उस टाइम पर ये क्या होता है? यानी दूध, जो बच्चा केवल भोजन के रूप में दूध पीता है, ठीक है ना, तो उस टाइम पर उसमें रेनिन का स्राव होता है, याद रखना। तो ये तो एडल्ट स्टेज में होता है, और ये किस में? इन्फेंट्स या शिशु में। अब हम बात कर लेते हैं इनके काम की, पेप्सिन की। तो देखो बात करते हैं फर्स्ट, डाइजेशन में इनका क्या इंपॉर्टेंस रहता है।
पेप्सिन है, HCl द्वारा पेप्सिन को पेप्सिन में चेंज कर लिया, सॉरी, और पेप्सिन सीधा किससे, प्रोटीन, एंजाइम कौन सा, पेप्सिन। यहां pH वैल्यू कितनी हो सकती है, 1.5 से ऊपर 2.5 तक हो सकती है, ठीक है। अब सुनो, अब इस प्रोटीन को पेप्सिन क्या करता है, क्योंकि ये एंडोपेप्टाइडेज है, एंडोपेप्टाइडेज है, तो ये क्या होता है सब आंतरिक या इंटरनली इसके बॉन्ड या इसका अपन कह सकते हैं हाइड्रोलाइसिस करता है प्रोटीन को, और प्रोटीन को किसमें, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। याद रखना, स्टोमक कंप्लीटली प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि स्टोमक में ही प्रोटीन का पूरा कि बिल्कुल सरलतम। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का सबसे सिंपल जो रूप होता है, सबसे वो होता है क्या सब, एमिनो एसिड। लेकिन पेप्सिन द्वारा प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं किया जाता, केवल उसको पेप्टोन्स, प्रोटियोज या पेप्टाइड्स तक ही कन्वर्ट किया जाता है। आगे का काम क्या होगा कि ये जो पेप्टोन्स, प्रोटियोज या पेप्टाइड्स किस में पहुंचते हैं, सब इंटेस्टाइन में। तो कंप्लीटली इनको कहाँ डाइजेस्ट किया जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर किया जाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में पैंक्रिएटिक जूस, अग्नाशयी रस में उपस्थित ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन के द्वारा, वो बाद में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है ना, पढ़ेंगे आगे। अब सुनिए दूसरी बात, हमारे पास क्या बचा, रेनिन। हालांकि एडल्ट स्टेज में ये पाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि सब रेनिन की प्रोसेस क्या होती है। कि रेनिन का काम होता है, ये क्या करता है, मिल्क सोल्यूबल प्रोटीन। और मिल्क सोल्यूबल प्रोटीन कौन सी है, केसिन, ठीक है। यानी मिल्क सोल्यूबल प्रोटीन कैसिन से ये रेनिन क्या करेगा, क्रिया करेगा, ठीक है ना। अब सुनिए साहब, ये रेनिन क्रिया करता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये कैसिन प्रोटीन को किसमें, इनसोल्यूबल कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है। समझ गए? देखो ध्यान रखना, कैसिन प्रोटीन दूध में घुलित होती है, लेकिन रेनिन इस पर क्रिया करके इसको हाइड्रोलाइज करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सब इनसोल्यूबल फॉर्म में, अघुलनशील। और अघुलनशील फॉर्म कौन सी, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब ये स्कंदित प्रोटीन होती है, जमी हुई होती है, घुलनशील नहीं होती। छोटा बच्चा देखा होगा, कई बार वो दूध पीता है, कुछ समय बाद वो उल्टी करता है, तो तुमने देखा होगा दही सा निकलता है, ठीक है ना। इसका मतलब इस प्रोसेस में हमने क्या, ये स्कंदित प्रोटीन बनाई। इसको ध्यान रखना, अपन क्या भी कह देते हैं, इसको बोल देते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। यानी इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क कह देते हैं। आई ना बात समझ में, दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना। यानी रेनिन को, सॉरी कैसिन को रेनिन के माध्यम से कैल्शियम पैरा कैसिनेट एगुलनशील फॉर्म में बदलना ही क्या कहलाता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहलाता है। यहाँ तक बात आई समझ में। अब हमारे पास एक एंजाइम और बच गया था, और वो कौन सा था, गैस्ट्रिक लाइपेज। देखो नेक्स्ट क्या है, दिखाई दे रहा है, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। चलो, गैस्ट्रिक लाइपेज क्या होता है, देखो एक चीज ध्यान रखने, थोड़ा कमजोर प्रकृति का होता है, वीक होता है, ठीक है ना। और वीक होता है तो ये मेनली किस, अब लाइपेज एंजाइम ये कैसा होता है, सब फैट पर क्रिया करता है अपना, यानी ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। और ये लिपिड क्या होती है, जैसे ट्राइब्यूटायरिन, तुम्हें पता है मक्खन में उपस्थित
वसा, ठीक है, या जिसको ट्राई ब्यूटायरिन कह देते हैं। क्या साहब? ट्राई ब्यूटायरिन कहते हैं, ठीक है। अब सुनो, लिपिड है ना, मक्खन में या फिर क्या कुछ मात्रा में दूध में जो लिपिड होती है उसका पाचन किया जाता है साहब किसके द्वारा? गैस्ट्रिक लाइपेज द्वारा, ठीक है। और गैस्ट्रिक लाइपेज द्वारा इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब देखो याद रखना कि प्रोटीन का पाचन पेप्टोन्स, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स में हो गया, और ये लिपिड। याद रखना गैस्ट्रिक लाइपेज कमजोर प्रकृति का होता है, तो ये कंप्लीटली फैट का क्या नहीं कर पाता? डाइजेशन नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें बता दी थी, तो मैंने ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन जो नीट में जैसे पूछे गए हैं तो बताया था, जैसे HCl है, यहाँ से प्रश्न बनता है साहब, इस सेल को ऑक्जेंटिक या पेप्टिक सेल्स को अगर अपन नष्ट कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बता ही सकते हो। पेप्टोजन नहीं सीक्रेट होगा तो क्या होगा साहब? प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया स्टोमक में पाचन। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ध्यान रखना, जब स्टोमक में पाचन होता है तो लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, क्या भोजन है ना, यानी डाइजेशन हो गया, और डाइजेशन होने के बाद भोजन को क्या है साहब, क्योंकि आमाशय में बहुत अच्छी तरह से मथा जाता है, वहाँ भी साहब क्या होता है? मस्कुलरिस लेयर होती है, मसल्स होती हैं एक्स्ट्रा, तुम्हें पता ही है इसमें 3 परतें होती हैं मसल में, और क्योंकि तिर्यक पेशियाँ एक्स्ट्रा होती हैं जो मैं बता चुका हूँ, तो इनके द्वारा भोजन को अच्छी तरह से मथा जाता है, उसमें गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है, डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो ऐसी स्थिति में याद रखना कि जो भोजन है ना, फूड, ये कैसा हो जाता है साहब? वाइट, और कैसा हो जाता है? सेमी सॉलिड, यानी अर्ध ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। और सेमी सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है या अर्ध ठोस अवस्था, कोलगेट देखी है, पेस्ट देखा है, उस रूप में इसको पता है हम क्या बोलते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। ये भी कई बार आ जाता है साहब कि आमाशय में पाचन के बाद भोजन की अवस्था क्या कहलाती है? काइम कहलाती है, जो कि सफ़ेद और कैसा होता है? अर्ध ठोस होता है, लेई जैसा होता है, ठीक है। ये काइम फिर आगे इंटेस्टाइन में एंट्री करेगी। तो आज इतना ही हो गया, अगले वीडियो में फिर इंटेस्टाइन में डाइजेशन की बात करेंगे। धन्यवाद।